नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईयर 2012 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ में के अगेंस्ट में चेक बाउंसिंग के मामले में सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट 1881 के तहत एक कंप्लेंट, एक केस मुकदमा दर्ज होता है दोस्तों। उसके बाद यह मामला चलता है। 2 साल के बाद ईयर 2014 में कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ में जजमेंट आता है, ऑर्डर पास होता है दोस्तों कि भैया आपको 1 साल की सिंपल इंप्रिजनमेंट, 1 साल की जेल और साथ ही साथ 28 लाख रुपीस का आपको कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति आपको शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट को आपको देना होगा दोस्तों। एज पर दी सीआरपीसी सेक्शन 357 सब क्लॉज 3 के तहत आपको कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति आपको कंप्लेनेंट को देना पड़ेगा 28 लाख रुपीस का दोस्तों। उसके बाद ये जो जजमेंट आई ना डियर फ्रेंड्स, इसके खिलाफ में, इसके अगेंस्ट में कंपनी के डायरेक्टर ने दोस्तों ऊपर की कोर्ट में अपील फाइल की दोस्तों। यह मामला सेशन जज के पास गया। सेशन जज ने जब इस मामले को देखा, समझा, तो उन्होंने कहा भैया कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो सही है, ओके है, ठीक है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के जजमेंट को अफर्म कर दिया, उन्होंने कोई बदलाव उसके अंदर नहीं किया दोस्तों। कंपनी के डायरेक्टर को कोई भी रिलीफ नहीं दी दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर को कॉन्विक्शन हुई, 2 सिद्धि हुई, 1 साल की जेल हुई, 28 लाख रुपीस का कंपनसेशन देने के लिए कहा गया। ये सारी चीजों से दोस्तों व्यतीत होकर जो अक्यूज, जो आरोपी हैं, जो कंपनी जो डायरेक्टर हैं, वो सेशन जज के पास भी गए और वहां से उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिली दोस्तों। उसके बाद इस मामले को कंपनी के डायरेक्टर, जो अक्यूज, जो आरोपी हैं, जिनकी 2 सिद्धि हुई थी, जिनको दोषी माना गया, जिनको सजा हो गई, जिनको कंपनसेशन देने के लिए कहा गया, वो चले जाते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष दोस्तों। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष जब ये मामला आता है, वहां पे क्रिमिनल रिवीजन की पिटीशन फाइल होती है। हाईकोर्ट जब इस मामले को देखती है तो वो भी कहती है कि भैया हम इसमें कोई भी आपको रिलीफ नहीं दे सकते हैं। उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन की पिटीशन को डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया, भैया हम आपको इसमें कोई रिलीफ नहीं देंगे। लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है वो सही है, ओके है, ठीक है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। उन्होंने भी क्या कर दिया, पुरानी वाली जो जजमेंट उस पर अफर्म कर दिया उसी चीज को, ठीक है। अब हुआ क्या, फिर हाई कोर्ट ने कंपनी के डायरेक्टर को, अक्यूज आरोपी को अंडर कस्टडी में ले लिया, उनको जेल भेज दिया दोस्तों। अब जेल में 2 दिन रहने के बाद कंपनी के डायरेक्टर, अक्यूज आरोपी ने दोस्तों कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता से संपर्क किया, उनसे बातचीत किया और इस मामले में सेटलमेंट करवा लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया दोस्तों। 30 लाख रुपीस देकर, 30 लाख रुपए देकर इस मामले को फुल एंड फाइनल सेटल्ड करके ले लिया दोस्तों। और जो शिकायतकर्ता जो थे, जो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने 30 लाख रुपीस उन्होंने रिसीव भी कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया और ये मान लिया कि भैया हमको हमारे पैसे मिल गए, मतलब उन्होंने सेटलमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से भैया यहाँ पे सेटलमेंट हो गया और शिकायतकर्ता ने पैसे भी रिसीव कर लिए। अब इसके बाद हुआ क्या, देखो, जो डायरेक्टर थे वो तो जेल में ही थे, ये जो पूरा काम हो रहा था उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो कर रहे थे। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्टर ने क्या किया, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, लोअर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि भैया हमारा सेटलमेंट, हमारा समझौता हो गया, हमने पैसे दे दिए 30 लाख रुपीस। तो ऐसे में जो प्रिसाइडिंग, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया इस मामले को खत्म करिए, जो कॉन्विक्शन, जो 2 सिद्धि हुई तो उसको खत्म करिए, क्रैश कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए और हमारा जो डायरेक्टर है उनको रिलीज किया जाए। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहा कि भैया इसमें सेंटेंस हो चुका है, कॉन्विक्शन हो चुकी, 2 सिद्धि हो चुकी है, जजमेंट के अंदर अब कुछ भी बदलाव नहीं होंगे, जजमेंट को हम रिव्यू नहीं करेंगे। सेशन जज ने भी यही सेम चीज कहा दोस्तों, सभी लोगों ने कहा कि भैया एक बार जजमेंट हो गया, सेंटेंस्ड हो गया, कॉन्विक्शन हो गया, बंदा जेल में चला गया, अब इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे। अब ऐसे में इस चीज से एग्रीव्ड होकर, व्यथित होकर, कंपनी के डायरेक्टर के जो भी उनकी टीम थी, उनके जो भी वकील थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे दोस्तों, वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों यह मामला पहुंच जाता है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं। सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला दे दिया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका कोई मामला सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट का चल रहा है या फिर सेक्शन 25 पासा एक्ट 2007 का कोई मामला चल रहा है, ये दोनों मामले इक्विवेलेंट चलते दोस्तों, दोनों के नियम, कानून, प्रावधान, प्रोविजंस, सजा दोनों के सेम है, ठीक है। बस फर्क ये है कि सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग का जो मामला है वो फिजिकल तरीके से चेक डिपॉजिट करके उसके बाद ये चेक बाउंसिंग वाला मामला चलता है।
और ईसीएस डिफॉल्ट होगा तो सेक्शन 25 वाला मामला चलता है। बट बाकी दोनों में जो प्रोविजंस है, जो नियम कानून है, वो दोनों के सेम है, ठीक है। तो आप दोनों में ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई मामला आपका चल रहा है ना दोस्तों, तो ये जो मैं आपको पूरा मैटर बता रहा हूँ, ये जो पूरा जजमेंट का पूरा जो आपको जो इश्यूज बता रहा हूँ मैं, ये आपके बहुत काम की है दोस्तों। तो इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा समझ लीजिए। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया दोनों पक्षों के बीच में सेटलमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, समझौता हो गया, और एनआई एक्ट 1881 का सेक्शन 147 एकदम क्लियर कट कहता है कि भैया सेक्शन 138 के मामले ये कंपाउंडेबल इन नेचर है, समझौते योग्य है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और ऐसे में यदि दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, नेगोशिएशन हो जाता है, शिकायतकर्ता को पैसे मिल जाते हैं, सेटलमेंट हो जाता है, तो मामला वहीं पर खत्म माना जाएगा। भले से व्यक्ति जेल में क्यों ना हो, भले से कॉन्विक्शन दो सिद्धि क्यों ना हो जाए, यदि सेटलमेंट हो गया, समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो मामला खत्म। डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो जजमेंट हुई थी, जो ऑर्डर हुआ था कॉन्विक्शन का, उसको क्रैश कर दिया, सेट असाइड कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट के जजमेंट को, ऑर्डर को, हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स थे, सबको क्रैश कर दिया, खत्म कर दिया, सेट असाइड कर दिया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जो आरोपी, जो अक्यूज थे ना, वो जेल में सिर्फ मात्र 2 दिन थे बस। 2 दिन के बाद ही उन्होंने 30 लाख रुपीस शिकायतकर्ता को देकर उनसे बातचीत करके मामले को सेटल्ड कर लिया था दोस्तों। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज का ऑर्डर पास किया कि भैया डायरेक्टर को रिलीज किया जाए, सेटलमेंट होगा, समझौता हो गया, तो मामला खत्म। 2 सिद्धि, कॉन्विक्शन, सेंटेंस्ड, इंप्रिजनमेंट, सब खत्म, क्रैश पूरा दोस्तों। तो ये मामला सुनने के बाद एक चीज दिमाग में एक प्रश्न आता है कि क्या सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट 1881 सेक्शन 25 ईसीएस डिफॉल्ट के मामले में क्या 2 सिद्धि, कॉन्विक्शन, जेल होने के बाद व्यक्ति जेल में चला गया, उसके बाद भी क्या सेटलमेंट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 147, प्लीज नोट करिए दोस्तों, एकदम क्लियर कट कहता है कि भैया ये मामले कंपाउंडेबल इन नेचर है, समझौते योग्य है, किसी भी स्टेज पर पैसे देकर, सेटलमेंट करवाकर मामला खत्म किया जा सकता है दोस्तों। मात्र 2 दिन के बाद आरोपी बाहर आ गया पेमेंट करने के बाद दोस्तों। तो भैया 138 का मामला हो, सेक्शन 25 का मामला हो, किसी भी स्टेज पर सेटलमेंट पॉसिबल है। यदि जेल हो गई है, सजा हो गई है, इंप्रिजनमेंट हो गया है, क्षतिपूर्ति देने का ऑर्डर पास हो गया है, सारे मामले खत्म हो जाएंगे यदि सेटलमेंट हो गया है दोस्तों, आपका कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता के साथ में। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो मामले हैं ना 138 के सेक्शन 25 के मामले, ये सिर्फ रिकवरी के लिए बनाए गए हैं बस भैया, कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 138 का केस कर दो, सेक्शन 25 का केस कर दो, कोर्ट कचहरी दौड़ाओ, ठीक है, वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। अगर डेट्स पे नहीं आ रहा है तो उसका वारंट निकाल दो, पुलिस घर पे आएगी तो अपने आप पैसे दे देगा। तो ये एक क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर बनाने के लिए ये सारे मामले चलाए जाते हैं। और एकदम क्लियर कट इस जजमेंट से, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इससे एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि ये सारे मामले सिर्फ चलाए जा रहे हैं फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, दैट्स इट, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। क्योंकि जेल जाने के बाद भी सेटलमेंट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जजमेंट आया था 27 मई 2026, एकदम हाल फिलहाल एकदम रिसेंट जजमेंट है दोस्तों। जजमेंट का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, आप नोट करिए दोस्तों। परसर्वनाथ वेल्ड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर्स, इस मामले में अपीलांट है दोस्तों, वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अनदर्स, जो कि इस मामले में रेस्पोंडेंट थे दोस्तों। ये था केस का टाइटल और नाम दोस्तों। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर की 2 सिद्धि हुई थी, कॉन्विक्शन हुआ था, उनको जेल भेज दिया गया था, 2 दिन के बाद वो बाहर निकल गए सेटलमेंट करवाने के बाद दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, एक चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि भैया जेल हो जाएगी, जेल तो होगा ठीक है, लेकिन पैसा तो बाहर आ जाओगे। और जरा सोचिए, 2012 का मामला था, 2014 में 2 सिद्धि कॉन्विक्शन हुआ, मामला चला, उसके बाद 2 दिन के लिए जेल गए, 2026 में जजमेंट आया, रिलीज कर दिए गए, कितना लंबा मामला चला। यदि आप जेन्युइन पर्सन है, आपके पैसे दिक्कत की समस्या आपकी चल रही है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि भैया जो कानूनी लड़ाई है आप लड़िए, आपको समय मिलेगा बीच में, पैसे का अरेंजमेंट करिए, मेहनत करिए, काम धंधा करिए, व्यापार बिजनेस करिए, पैसा जमा करिए, इकट्ठा करिए और पैसे दीजिए।
देखिए, कानून की नज़र से आप बच नहीं पाओगे। जो कानून, जो प्रक्रिया है वो चलेगी। कानून की आपको रिस्पेक्ट करनी है। आप कानून की रिस्पेक्ट करेंगे, कानून आपको समय देगा, आपको टाइम देगा। जो प्रोसीजर है वो चलता रहेगा, आपको समय मिलता रहेगा। आप पैसा अरेंज करिए, आप शिकायतकर्ता के साथ में बातचीत करके आप सेटलमेंट का कोशिश करिए, आप समझौता नेगोशिएशन करने का कोशिश करिए। आप हो जाता है, पैसे दीजिए, मामला खत्म। डियर फ्रेंड्स, ऐसे मामलों में यदि यदि कोई कंप्लेन, केस, मुकदमा दर्ज हो जाता है तो डरना घबराना नहीं है। पूरा मामला प्रोसीजर का है, पूरा मामला। यदि कोर्ट की तरफ से प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है, सम्मन्स आता है, बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट आता है, एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट आता है दोस्तों, ऐसे में कोर्ट की नोटिस का रिस्पेक्ट करिए। दिए गए समय, डेट पर कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखिए, अपनी जमानत, अपनी बेल करवाइए दोस्तों। यदि आपका मामला दूसरे राज्य में चल रहा है, आप मुंबई में रहते हैं, केस रजिस्टर्ड हुआ है कोलकाता में, अहमदाबाद में, लुधियाना में, चेन्नई में, दिल्ली में, जयपुर में, अहमदाबाद में, तो भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एडवोकेट्स को वहां पे लगा दीजिए ना, उसी कोर्ट के एक लोकल एडवोकेट को हायर करिए, उनको लगा दीजिए, वो आपका मामला देखेंगे, हर तारीख पर आपके बिहाफ पे वहां पे खड़े होकर आपका पक्ष रखेंगे। जब आपकी जरूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा। और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि सेक्शन 138, सेक्शन 25 के जो मामले होते हैं, इसके अंदर आरोपी अक्यूज को बार बार हर एक डेट पे आने की जरूरत नहीं है। जब कोर्ट बोलेगी कि भैया आपको आना है तो आना है। और वैसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने भी कई बार कहा है कि भैया 138 के मामले में, सेक्शन 25 के मामले में अननेसेसरली बार बार आरोपी को तारीख पर ना बुलाया जाए। उनके वकील, उनके जो एडवोकेट्स हैं, वो उनका पक्ष रखकर मामले को चलाएंगे दोस्तों। आप नहीं जा पा रहे तो आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ना, बताइए। ट्रेवल का इशू है, सीनियर सिटीजन है, फीमेल लेडी है, डिस्टेंस बहुत लंबा है, तो एग्जामिशन की एप्लीकेशन लगाइए, हाजिरी माफी की एप्लीकेशन लगाइए, आपके वकील साहब देखेंगे, डेट्स पड़ती रहेंगी, तारीख पड़ती रहेंगी, मामला चलता रहेगा, जैसा इस मामले में हुआ। अगर जेन्युइन है तो प्रोसीजर फॉलो करिए, समय मिलेगा आपको। विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं बचने वाले हैं। विलफुल डिफॉल्टर तभी बचेंगे जब जेल जाएंगे, पैसा देंगे तो बाहर आएंगे, एकदम सिंपल। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से एक चीज क्लियर हो गई कि भैया सेक्शन 138, सेक्शन 25 के मामले सिर्फ रिकवरी के लिए बने हैं। भैया क्रिमिनल प्रोसीजर चलाया जाए, डराया जाए और पैसे निकाला जाए, ठीक है। तो जेन्युइन है तो भैया पैसे पहले दे दीजिए, ये कोर्ट कचहरी वाला मामला क्यों झेल रहे हैं आप, ठीक है। जो जेन्युइन है बेचारे, उनको उसको रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास, तो उनको तो ये केस चलाना ही पड़ेगा। केस नहीं चलाएंगे, वारंट निकलेगा, पुलिस घर पे आएगी, उठा के लेके जाएगी, तो बेमतलब का, फालतू का फिर आपका गिरगिरी होगा। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। कोर्ट की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। कोर्ट के हर एक नोटिस का जवाब दीजिए, कोर्ट में हाजिर होइए, अपना तारीख देखिए आप, ठीक है। पैसे, फंड का जुगाड़ हो जाए, अरेंजमेंट हो जाए, पैसे देकर मामला सेटल्ड करवा के ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, एक छोटा सा कमेंट करिए दोस्तों। यदि कोई भी आपको लीगल हेल्प चाहिए मेरे द्वारा, तो मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।